हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बैंकर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। जो हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको कवर करेंगे। जो पेपर 1 है फ्रेंड्स, जो क्लर्क टू ऑफिसर का है, वो उसका कंप्लीट सिलेबस कवर हो चुका है। और जो स्टडी बैंकर ऐप पे है कोर्स में, कंप्लीट सिलेबस उसका कवर हो चुका है और सभी क्लासेस उसकी अपलोडेड हो चुकी हैं। आप जिन्होंने वो जो भी क्लासेस अगर पेंडिंग है नहीं देखी हैं तो वो अपना कवर कर लें। अब हम पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्ट किया जाता है वो पेपर 2 को ही किया जाता है। बिकॉज या तो कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलता कहीं से पढ़ने के लिए, या फिर ये होता है कि जो होगा वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, पेपर 1 से हमारा काम चल जाएगा। बट नहीं फ्रेंड्स, पेपर 1 सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में जो एज मिलता है अलग से, जो अलग से एक बेनिफिट जो प्रोवाइड कराता है फ्रेंड्स, वो पेपर 2 ही है। इसको इग्नोर ना करें। इसके लिए जो बेस्ट कवरेज हो सकता है, क्योंकि इसका कंटेंट जो पेपर 2 का है वो थोड़ा सा बल्कि थोड़ा हैवी है। तो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने बीकॉम या बीबीए किया हुआ है, वो इजीली समझ पाएंगे। बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनके लिए थोड़ा हैवी हो जाता है। वो इसको कंटेंट थोड़ा बल्कि होने की वजह से और प्रॉपर जो इसकी जो क्लासेस या इसका कंटेंट प्रॉपर जो नहीं मिलता, उस वजह से इसको स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टडी बैंकर आपके लिए एक इजी मेथड में आपको हर कंटेंट जो भी पेपर 2 के रिलेवेंट होगा वो आपको इजी वे में आपको समझा जाएगा, सो दैट कि आप उसमें हेजिटेट ना करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। बेसिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स मतलब एक कोई इकोनॉमी है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्मली, तो एक इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे मान लो इकोनॉमी में जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, दो चीजें होती हैं। अगर आपने कभी बजट देखा हो या उसमें एक चीज देखी हो, तो उसमें जो रिसीट है, जो रिसीट आती है, वो कहाँ से किस चीज से आती है, तो गुड्स और सर्विसेज दो ही चीजों से आती है। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो या गुड्स की कुछ चीज को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, या फिर सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, ठीक है। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा उनका, कोई भी चीज उसको बनाया जाएगा, ठीक है। अगर सर्विस है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कोई आईटी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बना रही है, तो वो सबसे पहले उस चीज को बनाएगी ना, तभी उसको फिर उसके आगे फर्दर जिस भी क्लाइंट, जो भी उसका क्लाइंट है, उसको हैंड ओवर करेगी। तो सबसे पहले, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग है किसी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, कोई बिस्किट बना रही है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्शन करेगी। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सो दैट कि जैसे प्रोडक्ट, जैसे बिस्कुट बिस्किट बना फैक्ट्री में, उसके बाद क्या होगा, मार्केट में उसकी सप्लाई हो जाएगी। सप्लाई होने के बाद क्या होगा, जो कंज्यूमर्स होंगे उसको परचेज करेंगे और सिंपली मीन्स टू क्या, कि कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्केट में, और फिर उसका कंजम्पशन होगा। इसको सिंपल मीन्स में इकोनॉमिक्स यही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की डेफिनेशंस और इसके बारे में बात करें, तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, जो इकोनॉमी वर्ड है, वो कहाँ से आया, वो ग्रीक वर्ड है, जो वो इकोनोमिया, वहां से इसको इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। और जो मेन मोटिव है, वो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव क्या है, कि जो स्कारसिटी का मतलब कमी, अगर किसी चीज की कोई प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट मान लो या कुछ भी, उसकी स्कारसिटी और उसका उसको फिगर उसकी स्कारसिटी, उसकी कमी, और उसको फिगर आउट करना है कि इसकी कमी को किस चीज से पूरा किया जा सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर मैं मानूं कि कोल है, जैसे, ठीक है, कोयला है, कोयला एक लिमिटेड है, ठीक है, कोयले की एक लिमिट है, लिमिटेड है, वो लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। उसको उसका बेस्ट अल्टरनेट क्या हो सकता है, उसका बेस्ट अल्टरनेट क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्या है, क्रूड ऑयल है। सो अगर कोयला सफिशिएंट नहीं है, पहले क्या था, कोयले से ही सारी चीजें होती थी, तो कोयला सफिशिएंट नहीं था, तो उसके बाद इन्वेंशन क्या किया कि अगर कोयले की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्रूड ऑयल का इन्वेंशन हुआ। अब जैसे क्रूड ऑयल भी लिमिटेड है, तो इसके क्या है, अगर कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको उस चीज को ओवरकम करने के लिए दूसरा अल्टरनेट ढूंढा जाता है। अब दूसरा अल्टरनेट इसके लिए क्या ढूंढा जा रहा है, जैसे सोलर, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर जैसे एयर से जो पवन चक्की जिसको बोलते हैं, जो पवन चक्की वगैरह है, उस चीज से जो एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है या एनर्जी बनाई जा रही है, वो चीज।
सो इसका इकोनॉमिक्स का सिंपली मीन्स ये है कि जिस जो स्कार्सिटी है, जिस चीज की कमी है, तो उसके लिए जो अल्टरनेट रिसोर्सेज उनका बेस्ट यूज, एक इफिशिएंट यूज कैसे किया जा सकता है उस चीज में, तो उसको बोलते हैं सिंपली इकोनॉमिक्स। और वो रिसोर्सेज का एक यूज इस तरीके से हो, बेस्ट इस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो एक लार्ज पॉपुलेशन है, जैसे कोई इकोनॉमी जैसे इंडिया है, तो इंडिया की कंप्लीट पॉपुलेशन का उससे गुजारा हो सके या उसकी नीड्स पूरी हो सके। ठीक है, ये नहीं कि जैसे अगर मान लो कोई चीज है वो टॉप, जैसे जो टॉप है, टॉप क्लास है, जो टॉप क्लास है, जो रिच क्लास, उसी को प्रोवाइड किए जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी मतलब ऐसा अल्टरनेट ढूंढना है जिससे जो भी पॉपुलेशन है जिसको उस चीज की नीड है वो कंप्लीट हो सके, फुलफिल हो सके। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिंपली मीन्स मैंने बताया कि अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, तो जो मेन इकोनॉमिक वो डेफिनेशन हम आगे जो आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अभी सिंपली मीन्स मैं आपको इकोनॉमिक्स को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, किस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है और उसका रिलेशनशिप जो एंड्स एंड स्कार्स। एंड्स का मतलब वॉन्ट्स, जो जरूरतें हैं, और स्कार्स का मतलब किसी चीज की कमी या उस चीज की जैसे लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट में जो चीज अवेलेबल है वो। ठीक है, एंड्स का मतलब क्या है, नीड्स और वॉन्ट्स। एक एक ह्यूमन की नीड्स और वॉन्ट्स क्या क्या है, उसका मतलब है एंड्स। एंड्स का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, और जो स्कार्सिटी है उसका मतलब क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशियंट हैं जरूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि जो इंसान है उसकी जरूरतें क्या है, अनलिमिटेड है, और वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती फ्रेंड्स। ये ये एक ट्रूथ है। सो बस उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, मैंने बताया जैसे कोल है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, अगर कोल कंटिन्यू कोल ही यूज होता रहेगा, कोयला ही यूज होता रहेगा, सो लास्ट एक टाइम ऐसा आएगा जब कोयला होगा ही नहीं अवेलेबल, तो उसका कोई अल्टरनेट तो निकालना पड़ेगा ना। सो उसको अल्टरनेट कर उसके लिए क्या निकालना दूसरा, जैसे मान लो क्रूड ऑयल निकाल लिया। ठीक है, सो वो चीज जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, लेकिन जो अल्टरनेटिव यूज है जो अवेलेबल रिसोर्सेज का है वो स्कार्सिटी को कम कर सकता है। ठीक है, वो स्कार्सिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। सो ये चीज है। और जब अगर मान लो कहीं स्कार्सिटी नहीं होगी, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, हर चीज सफिशिएंट होगी, मान लो एक एक टाइम पे, तो वहां कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं। भाई मान लो जैसे जहाँ कोयला अगर खत्म नहीं होगा, कोयला अगर सफिशिएंट अमाउंट में है, उसको जितना चाहे निकालो, जितना यूज करो, सो उस चीज की कमी होगी नहीं, तो दूसरी चीज कोई उसको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो सफिशिएंट है। और कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल, तो सप्लाई भी सफिशिएंट होगी, सफिशिएंट सप्लाई होगी, तो ना उसका प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगे। सो वो तो एक एक तरीके से एक बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे हो जाएगा ना, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन जाएगा फिर वो। ठीक है, जहाँ पे सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ठीक है, ये अकेला कोयले का एग्जांपल नहीं है, और सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर सभी चीजें जो जितनी इंसान की जरूरतें हैं वो सब पूरी करने के लिए अगर सभी चीजें अवेलेबल है, और सभी की जरूरतें जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी, हर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए अगर अवेलेबल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो ना तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे ना घटेंगे, वो तो आइडल सिचुएशन होगी ना एक। ठीक है, तो फिर इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो चीजें जरूरतें पूरी करने के लिए। इंसान की नीड्स और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। डायरेक्ट इसमें जैसे क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी कि ह्यूमन नीड्स एंड आर अनलिमिटेड। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, तो ये ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या इनमें से कोई फॉल्स स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करो, या फिर जो कोई ट्रू स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। सो तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको इजी वे में मैं आपको समझा सकूं। ऐसी इस चीज के लिए आपको फोकस रखना है कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और आप डायरेक्ट टिक मार्क करके आ जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स।
जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इससे हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको फोकस के साथ देखिएगा। जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो वेरियस इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसके हिसाब से दी है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे वो कौन है? एडम स्मिथ। और हर बार इससे एग्जाम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, बिकॉज जो एडम स्मिथ थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ। ठीक है। इनकी एक बुक थी, बुक का क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में बुक को लॉन्च किया गया था। ठीक है। इस बुक का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ही डिफाइंड द इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ वेल्थ। अब इस जो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, वो उस स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ वेल्थ। और उसको सिंपली वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टडी ऑफ वेल्थ है वो जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन स्टडी ऑफ वेल्थ किसने माना था उसको? एडम स्मिथ ने। या फिर एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसमें इकोनॉमिक्स को क्या माना है? उसमें क्या माना है? स्टडी ऑफ वेल्थ माना गया है। ठीक है। अब स्टडी ऑफ वेल्थ कैसे है? इन्होंने क्या क्या बोला उसमें? इन्होंने अपनी स्टडी में ये बोला कि कैसे वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है और कैसे कंज्यूम हो रही है। इन्होंने ये स्टडी की थी कि कैसे वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है और कैसे कंज्यूम हो रही है। इन्होंने जो वेल्थ है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, इसलिए इसको वेल्थ डेफिनेशन बोला जाता है। इसने ह्यूमन की जो नीड्स है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला। इन्होंने ये बोला था कि जो वेल्थ है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है और वेल्थ को कैसे कंज्यूम किया जा रहा है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। उन्होंने उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो प्रोडक्ट्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो कैसे उनसे कैसे जरूरतें पूरी हो रही है। उन्होंने सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया कि अगर वेल्थ है तो इंसान की जरूरतें पूरी हो रही हैं, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। ये एक ट्रूथ है, बट इसके अलावा भी जो इकोनॉमिक्स है वो है। सो मेन चीज इन्होंने वेल्थ पे फोकस किया, इसलिए इनकी डेफिनेशन को क्या बोला जाता है? वेल्थ डेफिनेशन या स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है। इन्होंने जो वेल्थ को ज्यादा डेफिनेशन दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी देन ए मैन जो उस वेल्थ को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो वेल्थ डेफिनेशन है उसको उसकी बजाय इन्होंने इनकी डेफिनेशन को क्या बोला जाता है? वेलफेयर। इन्होंने वेलफेयर पे ज्यादा फोकस किया। जो ह्यूमन है उनके उनका वेलफेयर कैसे हो रहा है या फिर उनको बेनिफिट कैसे मिल रहा है, उस चीज पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। सो इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो स्टडी है उसको क्या बोला गया? वेलफेयर डेफिनेशन। इनकी बुक थी, इनकी बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1880 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था? जो अल्टीमेट पर्पज है इकोनॉमिक्स का वो क्या है कि जो वेलबींग है या वेलफेयर है वो प्रोवाइड करना, उसको प्रमोट करना या वो प्रोवाइड करना जो ह्यूमन है उनको, कि इकोनॉमिक्स का कैसे यूज किया जा सकता है कि किसी की हेल्प करने के लिए या वेलफेयर करने के लिए। ठीक है। सो जो उनके उनके हिसाब से, जो उनके डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि जो वेल्थ है वो एक कमोडिटी है, जस्ट एक कमोडिटी है। मैंने बताया ना कि वेल्थ जो एडम स्मिथ थे उन्होंने वेल्थ पे ज्यादा फोकस किया था, रदर देन की जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसे हो रहा है वो सब चीजें उन्होंने इग्नोर कर दी थी। उन्होंने केवल ये बोला था कि वेल्थ का क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कैसे उसको कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि वेल्थ है वो एक कमोडिटी है जो केवल सेटिस्फेक्शन देती है एक ह्यूमन को। क्या देती है? सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है। और वेल्थ से क्या हो सकता है कि जैसे यूटिलिटी यूटिलिटी जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज तो कर सकते हैं, जो यूटिलिटी वो जनरेट की जा सकती है और वेलफेयर भी हो सकता है। लेकिन ये वेल्थ क्या है? एक कमोडिटी है जो एक इंसान को क्या देती है? सेटिस्फेक्शन देती है कि हाँ मेरे पास वेल्थ है, मैं इससे कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। ये चीज है। लेकिन इन्होंने फोकस ज्यादा किस पे किया था? वेलफेयर पे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लियोनल रॉबिन्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी तो इन्होंने ह्यूमन का बिहेवियर, जो एक्चुअल ह्यूमन का बिहेवियर उसको स्टडी किया और उन्होंने रिलेशनशिप, जो एंड्स एंड स्कार, जो मैंने बताया था ना, जो हमने इकोनॉमिक्स देखा था कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज, जो एंड्स, जो वांट्स है या नीड्स है, और जो स्कार्स, जो रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी, तो उस पे फोकस किया कि अगर मान लो आपके पास वेल्थ है, ठीक है, लेकिन जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो वेल्थ किस काम की है? अगर मान लो जो वाटर है, ठीक है,
ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, जो पीने लायक पानी है, पोर्टेबल वाटर, तो वो अवेलेबल ही नहीं है। अब मान लो आपके पास पैसा है, आपके पास करोड़ों रुपए, लेकिन पानी है ही नहीं पीने के लिए, तो आप कर क्या लोगे? तो इस चीज पे इन्होंने फोकस किया कि जो जरूरतें हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अब मान लो वाटर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा अल्टरनेट तो लाना पड़ेगा ना। अगर ये चीज है नहीं तो उसको परचेज कैसे करेगा? अगर वेल्थ है, किसी के पास पैसा है, लेकिन वो उसको परचेज कर कैसे लेगा जब वो चीज है ही नहीं? लेकिन उसका कोई अल्टरनेट जरूर निकालना पड़ेगा, सो दैट कि उसको यूज किया जा सके उसके उसके ब्याह पे। अब मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोयला है, कोल है, ठीक है, वो खत्म हो गया, पैसा चाहे कितना ही हो, कोल कैसे परचेज कर लोगे? लेकिन उसका अल्टरनेट क्या निकाला? क्रूड ऑयल निकाला, ठीक है, ऑयल निकाल लिया, ठीक है। या फिर जैसे मान लो जो ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, क्या है, ग्रीन एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, जो भी है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट इनको इन्होंने इस चीज की स्टडी की कि कैसे जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है उनका यूज किया जा सकता है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इस इनकी डेफिनेशन को क्या बोला गया? स्कार्सिटी डेफिनेशन। क्या बोला गया? स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी मतलब एक तरीके से जिस चीज की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है, तो उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि हाउ ह्यूमन बींग्स यूज द स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिजायर्स। मैंने बताया कि कैसे जो अल्टरनेट रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकते हैं वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने मेन चीज इस स्कार्सिटी पे फोकस किया या फिर अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस किया, इसलिए इनकी इनकी डेफिनेशन को क्या बोला जाता है? स्कार्सिटी डेफिनेशन। फ्रेंड्स, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल फोकस के साथ और बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, सो आप अपने फुल फोकस के साथ इस चीज को देखिए, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। अकॉर्डिंग टू जो लियोनल रॉबिन्स थे, उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि जो ह्यूमन वांट्स है, मैंने बताया था जो शुरू में जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसमें इन्होंने बोला कि वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है। और ये सच्चाई है, ये हार्ड ट्रूथ है कि ह्यूमन है उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है, ये भी एक ट्रूथ है, ठीक है। बट जो लिमिटेड है रिसोर्सेज हैं उनकी जगह क्या किया जा सकता है? कोई अल्टरनेट रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अल्टरनेट रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है, सो दैट कि वो चीजें, उनकी जो लिमिटेड चीजें हैं उनका उनकी जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज है। अब मान लो जैसे एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कई बार क्या होता है, टोमेटो है, ठीक है, उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ गया। अब क्या किया कि जैसे मान लो टोमेटो का प्राइस बढ़ गया तो उसके लिए अल्टरनेटिव चीज चीज यूज की जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने जैसे लेमन का यूज कर लिया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी सी खट्टी हो, उन चीजों का यूज कर लिया। या मान लो एक तरीके से मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो ऑल ओवर इंडिया काम कर जाएगा। ओनियन है, ठीक है, ओनियन का प्राइस क्या कर गया? हाइक कर गया, ठीक है। अब प्राइसेस इतने हाई हो गए कि ओनियन को परचेज करना मुश्किल है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या किया? ज्यादातर अल्टरनेट जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? क्यूमीन। क्यूमीन का यूज ज्यादा करने लग जाते हैं, तो क्यूमीन की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि ओनियन तो परचेज नहीं की जा सकती, तो उसका अल्टरनेट तो निकालना पड़ेगा ना। तो जीरा है जो, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये अल्टरनेट रिसोर्स निकालना पड़ेगा। सो ये स्टडी किसने की थी? लियोनार्ड रॉबिन्स ने इस चीज की स्टडी की थी कि जो चीज, जिस चीज की स्कार्सिटी है, जो चीज लिमिटेड है, जिसका प्राइस हाइक करा, तो उसके लिए अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। नहीं, वो चीज के प्राइसेस तो और बढ़ेंगे अगर अल्टरनेट कोई चीज नहीं निकाले, अल्टरनेट किसी का यूज नहीं किया गया, सो उस चीज के प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो दैट इज वाई इस चीज की स्टडी करनी जरूरी थी। और ह्यूमंस हैव टू मेक ए चॉइस, ह्यूमंस को एक चॉइस बनानी पड़ेगी। अब मान लो कोई चॉइस करके बैठ जाए, नहीं मैं तो ओनियन का ही यूज करूंगा, और सभी ये चॉइस कर ले कि नहीं हम तो ओनियन का ही यूज करेंगे, हम क्यूमीन यूज करेंगे नहीं, हम तो ओनियन चाहिए चाहिए। अब वो कहाँ से आएगी? अगर डिमांड बढ़ेगी, सब इसकी डिमांड करने लग जाएंगे, तो इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दैट इज वाई जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस चीज की स्टडी की गई। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमीज फ्रेंड्स टू टाइप की होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमी होती है और एक मैक्रो इकोनॉमी होती है। ये इकोनॉमीज नहीं, एक तरीके से इनको स्टडी करने का वे है फ्रेंड्स। इकोनॉमीज तो और भी मल्टीपल टाइप्स की हम आगे स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये एक तरीके का वे है जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो इन दो तरीकों से की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो स्मॉल लेवल पे और मैक्रो लार्ज लेवल पे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया क्या चीज, स्मॉल लेवल पे स्टडी की जाती है अगर इकोनॉमिक की, कोई इकोनॉमी की,
तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कंसर्न है विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज लाइक स्मॉल स्केल पे, या मान लो जैसे कोई मार्केट है, कोई फर्म है, कोई हाउस होल्ड है, या कोई इंडस्ट्री है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, अलग से उसकी स्टडी करना। ठीक है, कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी उसकी ग्रोथ है, वो सब कि किस लेवल पे ऑब्जर्व, वो सब जो जिस लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे। ठीक है, सो माइक्रो लेवल पे क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हाउस होल्ड है या फर्म, छोटी फर्म है, जो कंपनीज हैं, वो कैसे डिसीजन ले रही है, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं मार्केट में, कैसे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सोल्ड कर रही हैं, सेल कर रही है। ठीक है, परचेज का मतलब जैसे मान लो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, तो वो कैसे वो परचेज हो रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, क्या उसको मैन्युफैक्चर करने की क्या कॉस्ट है, उसको वो सेल कितने वैल्यू पे हो रहा है, वो सब चीजें जो जो ये स्टडी की जाती है, जो तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो लेवल पे की जाती है। ठीक है, सो हाउ, जो ये इनके डिसीजन है वो कैसे अफेक्ट करते हैं सप्लाई और डिमांड को, जो माइक्रो लेवल पे ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि जो माइक्रो लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं वो सप्लाई और डिमांड को, मेन चीज तो यही, ये ये जो फाइंड आउट होता है ना, सप्लाई एंड डिमांड, कि कितनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, कैसे डिमांड है, इन्फ्लेशन का ऑब्जर्वेशन, वो माइक्रो लेवल पे ही किया जाता है। ठीक है, कि लार्ज स्केल पे तो तभी पता चलेगा जब आप छोटे स्केल पे उस चीज को मेजर करोगे कि कैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। अब मान लो ऑनियन के प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर माइक्रो लेवल पे उस चीज को नहीं सोचा गया कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों उस चीज का एनालाइज नहीं किया गया कि अगर बढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट यूज क्या हो सकता है, अल्टरनेट कोई चीज निकाली जाए सो दैट कि उसके प्राइसेस स्टेबल हो सके। सो उस चीज के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। अगर मैक्रो लेवल पे तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि छोटे लेवल पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये एग्जामिन किया जाता है कि जो प्राइसेस हैं, मैंने बताया ना कि सप्लाई एंड डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज की है, उसको डिटरमाइन करने के लिए इस चीज की ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि ये कंसर्न्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि लार्ज स्केल पे जो एज ए मान लो एज ए कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, कि एज ए उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जाती है लार्ज स्केल पे। कंप्लीट इकोनॉमी है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, उसको उसको स्टडी करना कि कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब उस चीज, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज ए होल। कंप्लीट एक इकोनॉमी को स्टडी करना बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें जैसे जो जीडीपी है वो, उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, प्राइसेस इंडेक्स, जो इंडिसेस थे वो क्या है, कि किस प्राइस कितना बढ़ा है, कितना गिरा है, वो सब होल इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक लेवल पे बड़े लेवल पे होता है, वो उसको बोलते हैं मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन दोनों से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहले हमारी मार्केट और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी या फिर इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, वो इकोनॉमी जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट जो फर्म्स हैं, उनका उनका क्या होता है, उनके डिसीजन ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, जो मेजर डिसीजन है वो प्राइवेट के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। गवर्नमेंट उस चीज में इंटरफेयर नहीं करती कि कैसे इकोनॉमी चल रही है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कंजम्पशन हो रहा है, कैसे प्राइस डिस्कवरी हो रही है, कुछ भी नहीं। कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को। जो कंप्लीट इकोनॉमी है उसको, उसमें जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर होता है, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती। ठीक है, सो मार्केट मार्केट इकोनॉमी कौन सी है, जिसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म है, जो इंडिविजुअल और जो प्राइवेट फर्म है वो मेजर डिसीजन लेते हैं अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की। ठीक है, और जो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, जो मान लो जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल ही डिसीजन ना ले, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर करे ही नहीं किसी भी टाइप से, कि जो होना है होता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी जो प्रोडक्शन कंजम्पशन या कुछ भी, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, कि कुछ भी होता रहे चाहे देश में, चाहे प्राइसेस कितने भी हाई हो जाए, चाहे कितने भी लो हो जाए, वो सब कौन डिटरमाइन करेगा, सब जो मार्केट में अपने आप डिटरमाइन होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से, क्योंकि उसको मैनेज वही कर रहे हैं। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ना तो कोई
कोई कोई फर्म है, जैसे मान लो कुछ भी प्रोडक्शन कर रही है, ना कुछ ओन करती है गवर्नमेंट, ना कोई भी, जैसे कुछ भी गवर्नमेंट चीजें नहीं। जैसे इंडिया में क्या है, रेलवे को गवर्नमेंट ओन करती है, बहुत सारे पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं। सो बैंक्स हैं मान लो, सो वो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बहुत सारे डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है, लेकिन अगर मान लो इस केस में क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी में सब मार्केट सब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में हो जाएगा, तो वो करेंगे। तो जो एक्सट्रीम केस है इसको क्या बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल ही कुछ भी हस्तक्षेप ना करे, कुछ भी इंटरवेंशन ना करे, उसको बोलते हैं लेसे फेयर इकोनॉमी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कमांड और सोशलिटी। कमांड से आप समझ सकते हैं, एक तरीके से आप ये समझो कि कमांड से मतलब किसी के हाथ में कमांड दे दी गई हो, ठीक है। या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कमांड का मतलब आप ये समझिए कि सारी कमांड एक ही हाथ में है, ठीक है। और वो कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट कंप्लीट डिसीजन गवर्नमेंट लेती है कि गवर्नमेंट कहेगी वही काम होगा, प्रोडक्शन कंजम्पशन जो भी कुछ है सब कुछ इकोनॉमी में गवर्नमेंट के डिसीजन से होगा। उसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट द इंटरवेंशन या जो गवर्नमेंट के डिसीजन के अलावा, ठीक है। जो गवर्नमेंट कहेगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। सो कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और जो मोस्ट ऑफ द चीजें हैं वो गवर्नमेंट मोस्ट क्या मोस्ट जो उसमें जो कंपनी में जो प्रोडक्शन वगैरह या कुछ भी हो रहा है सर्विसेज वगैरह वो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक बार एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, जो मार्केट और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है इसके एग्जांपल क्या क्या, अगर ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमी है, कौन सी, जैसे मान लो ये पूछ लेगा कि यूएस जो है, यूएस जो है यूएसए, वो किस टाइप की इकोनॉमी है, तो वो मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। और कौन सी है, जैसे सिंगापुर है, ठीक है। इसके एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। सिंगापुर है वो भी मार्केट इकोनॉमी है। एक जैसे न्यूजीलैंड मान लो, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। और कोई अगर आपको एग्जांपल लेना हो जैसे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये सारे क्या है, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। अगर कमांड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें जिसमें कंप्लीट गवर्नमेंट का है, और ऐसी गवर्नमेंट बिल्कुल फेमस है, आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले कौन है, कौन सा कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ कोरिया है वो किस टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है। सो कमांड और सोशलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बगैर उनके डिसीजन के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी अगर कोई एग्जांपल दूं तो ईरान है, ठीक है, क्यूबा है, ठीक है। ये सब है, ये कमांड इकोनॉमीज है। नेक्स्ट है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों अच्छे से मिलके काम करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ गवर्नमेंट भी ओन करता है, कुछ प्राइवेट भी रन करता है, प्राइवेट के पास भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये बोथ मार्केट और कमांड इकोनॉमीज का मिक्स होता है एक तरीके से, ठीक है। डिसीजन मेड बाय मार्केट इटसेल्फ, बट द गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन नहीं करेगी तो प्राइवेट जो भी उनका मन है वो करेगा, तो उसी तरीके से होगा। फिर वो जो प्राइस डिस्कवरी वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह वो सब उधर ही होगा, तो फिर इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी कि प्राइस इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी उस चीज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो इसमें मिक्स इकोनॉमी क्या करती है, जो लॉ बनाती है वो गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेट करती है इकोनॉमी को, मिक्स इकोनॉमी में, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी में बहुत पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है वो है इंडिया, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल वो है, क्या है, इंडिया, ठीक है। इंडिया कई बार पूछा जाता है कि इंडिया कैसी इकोनॉमी है, इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। अगर इसका दूसरा कोई और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैक्सिको, ठीक है, कनाडा, ठीक है, जापान, ठीक है। ये सब मिक्स इकोनॉमी के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ये कंप्लीट स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जो ये पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आप नोट करके रखिएगा, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। आप नोट करके रखिएगा, इस क्लास से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए फोकस के साथ क्लास को देखिएगा फ्रेंड्स। सो सप्लाई और डिमांड दोनों क्या क्या चीजें होती हैं पहले ये समझते हैं। सप्लाई और डिमांड ये इकोनॉमी के मूल जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है वो यही है,
इसी चीज पे पूरी इकोनॉमी काम करती है कि कैसे सप्लाई हो रही है, कैसे डिमांड हो रही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसकी उसके प्राइस की डिस्कवरी कैसे होती है, वो सब सप्लाई डिमांड पे ही है। इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ सप्लाई डिमांड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। सप्लाई का मीन्स क्या है कि जो प्रोड्यूसर है, जिसने भी कोई भी प्रोडक्ट बनाया, वो कितना विल उसकी कितनी इच्छा है कि वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जैसे मान लो अ, कोई ओनियन है, उसके पास स्टॉक है, ठीक है, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूं, ठीक है। प्राइस कम होगा तो वो स्टॉक करके रख लेगा कि जब प्राइस बढ़ेंगे तब बेचूंगा मैं, ठीक है। तो वो चीज जो उसकी कितनी विल है कि वो कितना मार्केट में सेल कर सकता है, उसको बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। या किसी भी चीज की, कोई भी चीज कितना अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, उसकी कितनी अमाउंट अवेलेबल है मार्केट में, उसको बोलते हैं सप्लाई। और डिमांड में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर है, वो कितना बाई करना चाहते हैं, उनकी कितनी इच्छा है बाई करने की। अगर मान लो कोई प्राइस है, किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी परचेज करने के लिए, वो कैसे परचेज करेंगे, उनकी इच्छा ही नहीं होगी कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं, अभी नहीं। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, जो कंज्यूमर है, वो उनकी इच्छा ही नहीं है कि हम गोल्ड खरीद पाए, बहुत सारे तो उनकी कैपेसिटी नहीं है उस चीज को परचेज करने की, ये बहुत महँगा है। अगर गोल्ड का कोई अल्टरनेट यूज़ करेंगे, जैसे मान लो उन्होंने सिल्वर परचेज़ कर लिया, चाँदी परचेज़ कर ली, तो वो सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, गोल्ड नहीं है, चाँदी हमारे फ़ेवर में है और उसका प्राइस थोड़ा कम है, तो हम इसको परचेज़ कर लें। या प्लैटिनम है या डायमंड है, उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। सो अल्टरनेट की तरफ देखेंगे। इसका मतलब है डिमांड, कंज्यूमर के साइड से डिमांड कितनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है? मेन चीज़ यही है। और ये जो सप्लाई एंड डिमांड मैंने बताया, ये बेसिस है फॉर मार्केट ट्रांजैक्शन एंड प्राइस फॉर्मेशन, सबसे बेसिक चीज यही है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, ठीक है, डिमांड मतलब कैसे जनरेट होती है और कैसे उसका लॉ काम करता है, वो देखते हैं अपन। तो जो डिमांड है, मैंने बताया क्या है कि जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसको कंज्यूमर जो वो कितना इच्छुक है उस चीज को परचेज करने के लिए, ठीक है, एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक टाइम पे जो प्राइसेस है, वो वेरियस प्राइसेस क्यों बोला गया है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आज मान लो अनियन का प्राइस 80 है, कल 90 हो जाएगा, फिर 100 भी हो सकता है, या डाउन भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो उन प्राइसेस पे कोई भी कंज्यूमर मतलब एबल उसको परचेज करने के लिए इच्छुक है या नहीं है, वो चीज है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या स्टेट करती है, क्या क्या बताती है लॉ ऑफ डिमांड की, जो अगर मान लो सभी फैक्टर कांस्टेंट हो जाए, सभी फैक्टर, ठीक है, जैसे सीजनल फैक्टर लगाए या मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाए। अगर मान लो किसी प्राइस की बात करें, अगर कोई गुड्स का प्राइस है, मेन चीज जो दोनों है, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड, वो प्राइस पे ही बेस है। अगर प्राइस में इंक्रीज होगा, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस चीज से क्या होगा, जो उसकी डिमांड है वो कम होगी। सीधी सी बात है। अगर मान लो जैसे एसी है, एसी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और ज्यादा हो गया, तो उसमें क्या होगा, एसी छोड़ो, आप गोल्ड लो ना, लेटेस्ट गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा, डिमांड। अभी आपने रिसेंट में न्यूज देखी होगी कि उसकी गोल्ड की डिमांड 80% तक डाउन आ गई, कि जो पिछली साल जो गोल्ड परचेज किया गया था और इस साल में उसके कंपैरिजन में 80% कम परचेज हुआ है। बिकॉज क्यों कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई कर हो गए, ठीक है। इसलिए अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज का, कोई भी जो गुड्स है, उसका अगर इंक्रीज होगा, तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड है, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी गिर जाएगी, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, तो डिमांड क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही डाउन आएगा, लोग क्या सोचेंगे, परचेज कर लो, क्या पता फ्यूचर में फिर से बढ़ जाए, ठीक है। या फिर उनकी कैपेसिटी भी होगी, बहुत सारे लोग हैं जिन जो एबल ही नहीं है, उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो परचेज कर पाए, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो उनके जब बजट में आएगा तब परचेज करेंगे वो, ठीक है। सो मेन चीज यही है लॉ ऑफ डिमांड। सो अगर इसको जो डिमांड कर्व है, इससे एग्जांपल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, ये पूछा जाता है। जब जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो डिमांड कर्व उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और रिलेशनशिप कैसी होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप कैसी होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। और डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ, ठीक है। सो अगर मान लो इसमें हमने बताया कि अगर मान लो प्राइस बढ़ेगा, जैसे मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज का प्राइस कितना है, 120 है।
तो लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लो नहीं अभी जैसे जो ऑरेंज आ रही है, वो उसका प्राइस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल शुरू-शुरू में आ रही है। तो उसमें क्या होगा कि हम बहुत कम परचेज़ करेंगे, नहीं इसका सीज़न आएगा जब बहुत सारी ऑरेंज आएगी मार्केट में अच्छे से आ जाएगी तब परचेज़ करेंगे क्योंकि इसका प्राइस घट जाएगा। तो ऐसा ही होता है क्योंकि अभी जो सप्लाई है वो बहुत कम है, ठीक है? और उसकी डिमांड भी कम है, डिमांड कम है इसीलिए सप्लाई कम है, ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखना। क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो लोग उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ज़्यादा अगर कोई लेके आएगा, मान लो कोई शॉपकीपर है, वो बहुत सारी ऑरेंजेस उठा लेता है, लेकिन उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है, तो वो क्या होगा? वो खराब ही होंगी फिर उसके बाद में। तो जितनी डिमांड होगी सप्लाई भी उतनी ही होती है, अगर सप्लाई भी कम हो जाती है, अगर डिमांड कम हो जाती है तो, ठीक है? अब मेन चीज़ क्या है कि हम प्राइस पे इस चीज़ को मेज़र करते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा है, सो उसमें क्या होगा? डिमांड क्या होगी? कम होगी। प्राइस अगर ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम होगी। अब जैसे मान लो प्राइस उसके बाद जैसे-जैसे कम होता जाता है, ठीक है? जैसे-जैसे कम होता जाता है, डिमांड क्या होती जाती है? बढ़ती जा रही है, ठीक है? डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। सो ये चीज़ है डिमांड का ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है ये हम देखते हैं। जैसे मान लो प्राइस क्या है? प्राइस ये प्राइस हो गया, ठीक है? और ये हो गया क्या? प्राइस और ये हो गया क्या? क्वांटिटी, ठीक है? अब प्राइस 120 था, कितने परचेज़ हो रहे थे ऑरेंजेस? 10 केजी, ठीक है? उसके बाद प्राइस गिरा 100 आ गया, लोगों ने सोचा चलो ठीक है अब कम हो गए, अब हम हमारे बजट में हम परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? 20 हो गया, ठीक है? क्वांटिटी इतनी डिमांड हो गई कि लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ प्राइस और कम हुआ, 80 हुआ और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। ऐसे बढ़ती गई, ज़्यादा कम आ गए तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे मान के चलो कि कोई चीज़ जितनी कम में मिलेगी उतनी ज़्यादा भी तो वो कंज़्यूम होगी। अब मान लो संतरे हैं, ठीक है? ऑरेंजेस हैं, ₹120 किलो मिल रहे हैं, ठीक है? तो जो कोई शॉपकीपर था उसने बोला नहीं मेरे को तो 10 केजी परचेज़ करना है क्योंकि लोग भी तो कम डिमांड करेंगे, अगर ज़्यादा महँगे हैं तो जैसे वो क्या क्या बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो हाफ केजी चाहिए, ठीक है? 1 केजी नहीं चाहिए मेरे को हाफ केजी चाहिए। मैं इतना ही घर पे भी जैसे उसको कंज़्यूम थोड़ा-थोड़ा किया जाएगा बिकॉज़ क्यों? क्योंकि महँगे हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल ऑरेंजेस की बजाय जैसे मान लो ओनियन है, ठीक है? ओनियन का प्राइस हो गया ₹100 तो क्या होगा कि नहीं चलो ठीक है इसको ना सब्ज़ी में ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है? और उसके अलावा जो उसको वैसे कंज़्यूम करते हैं जैसे सलाद वग़ैरह में, सैलेड वग़ैरह में यूज़ करते हैं, सो वो नहीं करते हैं, ठीक है? बिकॉज़ इसके प्राइसेज़ हाई है। अगर मान लो प्राइसेज़ डाउन हो जाते हैं, अगर मान लो ओनियन का प्राइस सेम डाउन हो के क्या हो गया ₹20 हो गया। ₹20 हो गया तो क्या हो गया उसकी उसको कंज़्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि उसको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, उसको सैलेड में भी खाया जाएगा, ठीक है? सब्ज़ी में भी जो भी उसको यूज़ होगा वो सब जो भी उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाएँगे सब हर चीज़ में उसका यूज़ होगा क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है? और सस्ता भी है सो दैट इज़ व्हाई। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का कैसे काम करता है? जैसे मान लो कोई भी मैंने अभी बताया कि जो अगर प्राइस कम होंगे, ठीक है? सो प्राइस कम होंगे तो कोई भी जो भी सप्लायर है, जो भी सेलर है, वो क्यों बेचेगा अपनी चीज़ को? वो सोचेगा कि नहीं मैं स्टॉक कर लेता हूँ, मैं बाद में बेचूँगा क्योंकि मेरे को प्राइस ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट मिलेगी उस चीज़ की, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई। तो जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है या सर्विस है कोई वो दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस मैंने बताया ना कि वो एग्री है या नहीं बेचने के लिए प्रोडक्ट को उसको बोलते हैं सप्लाई ठीक है अगर मान लो किसी के पास स्टॉक है और वो केवल उसमें से 100 केजी ही बेचना चाह रहा है कि नहीं मैं अपना 100 केजी ही बेचूंगा 1000 टन है या उससे ज्यादा कुछ भी है ठीक है लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैं तो 100 केजी ही बेचूंगा धीरे धीरे उसके बाद जब प्राइस अच्छा आएगा तब उसके बाद अपनी सप्लाई है वो शुरू करूँगा मार्केट में तब प्रोडक्ट ज़्यादा बेचूँगा, ठीक है? सो दैट कि प्राइस एवरेज हो जाए और अभी उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा पुरानी हो जल्दी खराब हो जाएँगी, दैट इज़ व्हाई, ठीक है? तो लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है? जो क्वांटिटी सप्लाई है, जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी कब? जब प्राइस इंक्रीज़ होगा। मैंने बताया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिक्रीज़ होगी जब प्राइस गिरेगा। अगर प्राइस गिरेगा, क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? और अगर प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी गिर जाएगी, ठीक है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होगी? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी और जो स्लोप कैसा होगा वो अपवार्ड होगा। स्लोप कैसा होगा? अपवार्ड, ठीक है? अब इसकी अगर कर्व की बात करें, कैसे होगी? अपवार्ड स्लोपिंग कैसे? अगर हम देखें ये मान लो प्राइस है, ठीक है?
और ये क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस बढ़ता जा रहा है, जैसे मान लो ये 1 रुपया, डेढ़, 2, ढाई, 3, साढ़े 3, 4, 5 ये मान लो, ऐसे मान लो या फिर 100 में मान लो चाहे। जैसे मान लो 100 रुपए था, ठीक है, फिर 150 रुपए हो गया, फिर 200 रुपए हो गया, फिर 250 रुपए हो गया, 300 रुपए हो गया, 350 हो गया, 400 हो गया, 450 और 500, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का। अब मान लो उसका प्राइस 100 रुपए था, अब मेरे पास बल्क में है तो मैं सोचूंगा यार 100 रुपए एक अच्छा प्राइस नहीं है, जब अच्छा प्राइस आएगा तब बेचेंगे। मोस्टली जैसे फार्मर होते हैं, अगर मान लो किसी के पास व्हीट बल्क में पड़ा है, उसका प्राइस मान लो व्हीट का प्राइस 100 रुपए हो गया, कौन बेचेगा? नहीं यार, रहने दो, कोई बात नहीं, जब प्राइस आएगा तब बेचेंगे, ठीक है, ऐसा ही होता है जनरली, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई भी कमोडिटी है, कुछ भी है, वो बहुत कम बेचते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, तो उसका इसका स्लोप कैसा होगा? अपवर्ड स्लोप, कैसा होगा? अपवर्ड। नेक्स्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब आपने समझा, बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाए। जैसे जो डिमांड था, डिमांड करो थी वो क्या थी? डाउनवर्ड, और जो सप्लाई करो थी वो क्या थी? अपवर्ड। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई भी पूरी है, डिमांड भी पूरी है, और प्राइस स्टेबल है। इस पॉइंट पे आगे प्राइस क्या हो जाता है? स्टेबल। प्राइस क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ना अप जा रहा ना डाउन जा रहा, दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, स्टेबल है प्राइस, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, और ये बेस्ट बेस्ट सिचुएशन है इकोनॉमी की। अगर प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम पे ही रहे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इकोनॉमी में, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जो पॉइंट है जहाँ पे क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई पूरी है, जितनी लोगों की डिमांड है उतनी चीजें अवेलेबल है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, आइडल रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सारी चीजें अवेलेबल है। तो जो ये वही बात होगी फ्रेंड्स, कि ह्यूमन की नीड्स है वो लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है वो भी अनलिमिटेड हो जाए, उस केस में ये हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा नहीं रह सकता इस पॉइंट पे, ठीक है। सो द मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी क्लियर्ड, मीनिंग देयर इज नीदर सरप्लस नॉर द शॉर्टेज ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब हर चीज बराबर है। और ये प्राइस डिस्कवरी एक फ्री मार्केट में, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी, ने फ्री मार्केट उसमें करने में, डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, ठीक है। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से अबव है, सो उसमें क्या हो जाएगा? सप्लाई की एक्सेस हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा है। और अगर बिलो है, सो इसका मतलब डिमांड कम है, ठीक है। डिमांड कम होगी, सो उसका मतलब क्या है कि प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब फ्रेंड्स जनरली सिंपली यही है कि एक चीज है कोई, वो कितनी इलास्टिक है, कितनी, मतलब उसमें थोड़ा सा भी चेंज अगर करेंगे प्राइस में, सो वो कितना चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लो सप्लाई में उसका या डिमांड में कोई भी थोड़ा सा भी चेंज किया, तो उसके प्राइस में कितना होगा? मान लो सप्लाई में थोड़ा सा चेंज किया और प्राइस एकदम ज्यादा बढ़ गया उसका, ठीक है, तो वो चीज कितनी इलास्टिक है, तो ये डिस्कवरी, ये चीज उसमें मेजर की जाती है। जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू प्राइस चेंज इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर एक स्मॉल चेंज, जो प्राइस में जो स्मॉल चेंज किया जाए और वो लार्ज चेंज बन जाए क्वांटिटी, डिमांड या सप्लाई में, सो उसको बोलते हैं ज्यादा इलास्टिक है ये चीज, ठीक है। द क्वांटिटी चेंजेस वेरी लिटिल, जो क्वांटिटी है वो बहुत कम चेंज किया, बट प्राइस उसका ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। सो उस चीज में क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज पर्पज के लिए। अगर मान लो कोई चीज है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ही चेंज की, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या की? थोड़ी सी ही चेंज की, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया अचानक से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई एंड डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई एंड डिमांड को चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि कंज्यूमर की इनकम लेवल, प्रीफरेंस या एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम बढ़ा दी जाए। अब मान लो कोई 10,000 रुपए कमाता था पहले, ठीक है, उसकी अर्निंग कितनी थी? 10,000 रुपए,
अब उसको बोलता है कि बोल दिया जाए कि भाई आपकी सैलरी डबल हो गई है, 20,000 हो गई है, ठीक है? अब 20,000 अगर उसकी सैलरी होगी तो वो क्या सोचेगा कि मेरा पहले 10,000 में घर का काम चल रहा था, अभी ठीक है मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। मान लो उसको स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना है, तो वो क्या करेगा? सोचेगा नहीं, उसके पास पैसे हैं, वो स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर लेगा, ठीक है? या फिर उसको कुछ और परचेज़ करना है, वो जो उसकी डिमांड्स है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो सोच रहा था कि नहीं ₹10,000 कम है, मेरा घर का खर्चा ही नहीं चल पाता, पैसे बचते ही नहीं है, तो मैं क्या खरीदूँ, क्या नहीं? वो अपना जैसे-तैसे गुज़ारा कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम डबल होगी, तो वो क्या करेगा? वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेगा। तो ये डिमांड पे इफ़ेक्ट डालेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी इस चीज़ से। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइसेज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है? सो ये सप्लाई और डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, प्रेफ़रेंसेस। अब मान लो किसी का प्रेफ़रेंस चेंज हो गया, मैंने बताया पहले ओनियन थी, ओनियन का प्राइस जैसे ही महँगा हुआ, तो उन्होंने अपने प्रेफ़रेंस चेंज कर दिए, उसको क्यूमीन यूज़ करने लगे या फिर जैसे मान लो कोल था उसकी बजाय क्रूड ऑयल वग़ैरह यूज़ हो गया, तो इसको चेंज कर लिया, ठीक है? या फिर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई लोगों की। जैसे मान लो अभी लोग कोई है वो बाइक यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब मान लो वो सोचता है नहीं यार बाइक ठीक है बाइक लूँगा थोड़े टाइम के बाद मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। इससे अच्छा मैं एक गाड़ी ही ले लूँ, ठीक है? एक कार ही ले लूँ। तो उसकी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई। वो पहले सोच रहा था कि मैं एक अच्छी बाइक ले लूँ, लेकिन नहीं अब बाइक में क्या है कि बाइक ठीक नहीं है, अब मैं उसके हिसाब से गाड़ी ले लेता हूँ। उसने सोचा तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई जैसे उसकी इनकम बढ़ी या कुछ भी हुआ, ठीक है? या फिर मान लो जैसे जीएसटी रिड्यूस हुआ तो कार्स का प्राइस ज़्यादा रिड्यूस हो गया, बाइक्स का उस मुकाबले में हालाँकि बाइक्स का भी हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ मान लो। सोचेगा कि ठीक है अच्छा प्राइस रिड्यूस हो गया, इधर मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं कार ले लेता हूँ। तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करेगी क्योंकि बाइक की डिमांड उससे नहीं बढ़ेगी लेकिन कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो भी मैटर करता है। अब मान लो मैंने बताया जैसे मान लो ओनियन था, ठीक है? ओनियन का प्राइस ज़्यादा था, ₹100 है मान लो। ठीक है? ₹100 है, उसके मुकाबले जैसे क्यूमीन है, क्यूमीन का क्या है? प्राइस कम है, सो ज़्यादा शिफ्ट करेंगे लोग कि हम चलो ठीक है क्यूमीन परचेज़ कर लेते हैं। या फिर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे एक चीज़ है जैसे मान लो एक साइड है बाइक, ठीक है? और दूसरी साइड है स्कूटर, ठीक है? दोनों चीज़ें हैं। अब मान लो बाइक का प्राइस हो जाए 1.5 लाख और स्कूटर मिल रहा है 1 लाख रुपए में। बाकी चीज़ें सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी चीज़ें इनके माइलेज वगैरह सब सिमिलर है। तो क्या सोचेंगे कि नहीं यार 50,000 रुपीज़ बच रहे हैं, सो इस चीज़ से हम स्कूटर परचेज़ कर लेते हैं। डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा ही डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है? तो ज़्यादा लोग क्या करेंगे स्कूटर परचेज़ करेंगे क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना, दैट इज़ व्हाई। सो मेन चीज़ मैटर ये भी करती है अल्टरनेट गुड्स में। या फिर मान लो जैसे कोल है और दूसरा क्रूड ऑयल है, कोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? कोल की तरफ ध्यान कम देगी और क्रूड ऑयल की को ज़्यादा परचेज़ करेगी, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी क्रूड ऑयल से। सो दैट इज़ व्हाई। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी या फिर नंबर ऑफ सप्लायर्स। अब मान लो ये भी सप्लाई और डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब मान लो पहले कोई बिस्किट का पैकेट बना रहा था, ठीक है? बिस्किट बना रही है कोई कंपनी, उसमें पहले एक बिस्किट का पैकेट बनाने में 2.5 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही थी, ठीक है? अब क्या हुआ कि लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने बोले कि भाई ठीक है मिनिमम वेज को बढ़ा दो 18,000 से करके अब 25,000 हो गया मिनिमम वेज। सो अब क्या हो गया? वेज बढ़ गया तो इसका क्या करेगा? कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी? मैन्युफैक्चरिंग में एडजस्ट होगा वो कि इसकी कॉस्ट क्या आई बनाने की बिस्किट बनाने की मान लो ₹3 हो गई, ठीक है? अब ₹3 होगी तो क्या होगा? इसके प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसका प्राइस बढ़ेगा और या फिर क्या होगा? वो जो बिस्किट की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी जाएगी लेकिन हुआ तो अल्टीमेटली प्राइस ही इंक्रीज़। अब प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, ठीक है? सप्लाई भी ज़्यादा होगी लेकिन डिमांड कम होगी। तो उस ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है एक तरीके से, ठीक है? टेक्नोलॉजी भी इफ़ेक्ट करती है। अब मान लो जैसे कोई अ, जैसे पहले क्या था जो फीचर फ़ोन होते थे, फीचर फ़ोन होते थे, अब फीचर फ़ोन को कितने लोग परचेज़ करते हैं? बहुत कम जिनको नहीं आता। अगर मान लो जिनको नॉलेज नहीं है या जिनको नहीं चलाना आता, ऑपरेट करना नहीं आता, वो नहीं करते परचेज़, अदरवाइज़ स्मार्टफ़ोन परचेज़ करते हैं सब,
ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का फर्क हो गया। ठीक है कि ठीक है, हम स्मार्टफोन परचेज कर लेंगे चाहे कॉस्टली हो, बिकॉज स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और वो सब चीजें हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सप्लायर्स की भी बात है। अब मान लो जैसे एक तरीके से टेलीकॉम की बात करें, ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज की हम बात करते हैं अगर, जैसे मान लो दो मेजर तो दो ही है, जियो एंड एयरटेल। ठीक है, तीसरी वीआई है। ठीक है, और उसके अलावा जो छोटे हैं उनकी हम बात नहीं करते, जो लार्ज हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अब तीन है। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों नहीं रहे, मान लो जियो और वीआई दोनों बंद हो जाए, ठीक है, एयरटेल ही रहे मान लो, या फिर मान लो जियो ही रहे, ये दोनों बंद हो जाए, जियो अकेले इसकी मोनोपोली हो जाएगी। ये तो अपने हिसाब से अब ये बोल देगा कि भाई ठीक है, जो हम मैंने अपने रेट्स हाइक कर दिए रिचार्ज के, 1000 रुपए से नीचे कोई रिचार्ज है ही नहीं। अब लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नहीं है, कंज्यूमर्स के पास क्या करेंगे, रिचार्ज करना पड़ेगा, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो नंबर ऑफ सप्लायर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो यही कंपटीशन अगर ज्यादा होता, अगर मान लो दो चार और होते पूरे पैन इंडिया में, इनके बीच इतना कंपटीशन हो जाएगा कि प्राइसेस क्या होंगे, इनको डाउन करने ही करने पड़ेंगे। कई बार इनको डाउन इसलिए भी करने पड़ते हैं, जैसे बीएसएनएल है। ठीक है, बीएसएनएल के प्राइसेस अब भी डाउन है, जो रिचार्जेज के हैं। सो अगर मान लो ये अच्छे से इनको कम्पीट करे, अगर बीएसएनएल के कंज्यूमर ज्यादा हो और अच्छे से कम्पीट करे, तो बीएसएनएल को ज्यादा क्या होगा, ये भी अपने प्राइस इनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक प्लेयर है जिसको कंज्यूमर्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसके प्राइस इनसे हाफ है। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है एक। दूसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब मान लो गवर्नमेंट के रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी चीज के लिए कितने स्ट्रिक्ट है, टैक्सेस ज्यादा हाई है मान लो। अब मान लो जैसे जीएसटी क्या था, 28% था, लोग कम कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट पे 28% का बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, अब मान लो कोई 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है, उस पर 2.8 लाख का टैक्स लगेगा, एक तरीके से कोई 10 लाख का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मान लो उसी गाड़ी पे क्या किया, 18% का कर दिया, 10% का डिफरेंस, यानी कि 1 लाख रुपए सीधा सीधा डिफरेंस आ गया। सो वो चीज भी मैटर करती है और सब्सिडीज भी मैटर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेसिक चीज ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड को कांस्टेंट कर दिया जाए और सप्लाई बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, सरप्लस होगा। भाई डिमांड तो उतनी है, डिमांड मान लो कितनी है, जैसे मान लो पहले कोई चीज 10 kg परचेज हो रही थी, अब भी 10 kg हो रही है, लेकिन सप्लाई मार्केट में पहले 10 kg की थी, अब 15 की होगी, तो पांच जो 5 kg है, 5 kg है, वो क्या है, सरप्लस है। ठीक है, 5 kg क्या है, सरप्लस है। क्या होगा, प्राइस गिरेगा। भाई इसको 5 kg बेचना है, वो खराब थोड़ी करेगा। कोई मान लो जैसे किसी ने 15 kg ऑरेंजेस लिए, तो वो 5 kg उसको बेचेगा, तो क्या होगा, ठीक है, वो कम प्राइस पे बेचेगा, सो दैट उसका मार्जिन कम हो जाए, बट वो 5 kg खराब ना हो। ठीक है, सो दैट इज वाई। मान लो सप्लाई कांस्टेंट कर दी जाए और डिमांड कम कर दी जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें भी सरप्लस हो जाएगा। मान लो भाई डिमांड कितने की थी, 10 kg की डिमांड थी पहले, अब डिमांड कम हो गई, क्या होगी, 8 kg रह गई, सरप्लस हो गया। कैसे सरप्लस हो गया भाई, 10 kg, किसी के पास 10 kg आइटम थे, 10 kg ही परचेज हो रहे थे, डिमांड ठीक थी, सप्लाई भी ठीक थी। अब क्या हुआ, अचानक से 8 kg ही परचेज हो रहा है, तो 2 kg जो बच गया, वो एक्स्ट्रा बच गया ना, वो सरप्लस है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, वो 2 kg को फिर से बेचेगा, खराब थोड़ी करेगा अपनी चीज को, तो उसमें क्या होगा, फिर प्राइस गिरेगा। अब मान लो सप्लाई डाउन कर दी जाए, किसी चीज की डिमांड थी 10 kg और सप्लाई कर दी जाए कितनी, 8 kg। अब वो चीज अवेलेबल नहीं है, अब मैं परचेज करने गया, सर आज तो खत्म हो गया, परचेज नहीं है या एक ही बचा है, बंदा सोचेगा कि नहीं इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लायर जो सेलर है, ठीक है, इसके प्राइस बढ़ा देते हैं, कि मान लो जैसे अब 8 kg सप्लाई हुआ है, लेने वाले 10 लोग हैं, उनको लेना तो है ही, अब वो अपने प्राइस इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, शॉर्टेज होगी किसी चीज की। ऐसे ही सेम अगर डिमांड बढ़ जाए, मान लो 10 kg है, अचानक से अल्टीमेटली 12 kg की डिमांड आ जाएगी, 12 लोग आ गए उसको परचेज करने के लिए, अब वो चीज है तो 10 ही, फिर से क्या हुई, शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज होती क्या होगा, प्राइस फिर से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है सप्लाई और डिमांड ऐसे काम करती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको किसी भी चैनल पे कोई भी नहीं पढ़ाएगा फ्रेंड्स, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई पढ़ाता हो तो मेरे को बताना फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इस तरीके से डीप में हर चीज को एग्जाम्पल के साथ कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, सो हमारे अगर आपको एफर्ट लग रहे हैं कि हमने आपके लिए कुछ एफर्ट किए हैं, सो
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हमारी क्लासेस शेयर कीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को शेयर कीजिए सो दैट कि हमारी भी आपकी साइड से कुछ हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्दर इसके साथ हम जो पेपर 2 की क्लासेस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।